हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। बिल्कुल जी, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, यही जीवन जीने का आधार है। देखिए, जब हम खुश होते हैं तो हम हर कार्य को निपुणता से करते हैं। तो चलिए रहते हैं खुश और बढ़ते हैं अपने अध्याय की ओर। हमारे अध्याय का नाम है बच्चों मेरी रूस यात्रा। तो यात्रा वृत्तांत हिंदी साहित्य की एक विशिष्ट लेखन विधा है, जिसमें लेखक अपने यात्रा के अनुभवों का वर्णन इस प्रकार करता है कि पाठक स्वयं को उस यात्रा का हिस्सा समझता है। पर्यटन, मनोरंजन और ज्ञान वृद्धि तथा अनुभव का उत्तम साधन है। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने अपनी रूस यात्रा का वर्णन किया है। तो आइए लेखक की रूस यात्रा पर चलते हैं हम भी। रूस घुमाया, इतने में तुम्हारी चिट्ठी मिली। रूस गया था वहाँ की शिक्षा पद्धति देखने, यानी कि वहाँ पर एजुकेशन सिस्टम कैसा है ये देखने गया था। देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। 8 ही वर्षों में शिक्षा के कारण वहाँ के लोगों के मन का चेहरा बदल गया है। जो मूक थे, मूक यानी कि बोल नहीं सकते थे, उन्हें भाषा मिल गई है। जो मूढ़ थे यानी कि मूढ़ बुद्धि के थे, उनके मन से पर्दा हट गया है। जो दुर्बल थे उनमें आत्मशक्ति जागृत हो गई है। जो अपमान के नीचे दबे हुए थे, आज वे समाज के अंधेरी कोठरी से निकलकर सबके साथ समान आसन के अधिकारी हो गए। इतने अधिक आदमियों में इतनी तेजी से ऐसा परिवर्तन हो जाएगा, इस बात की कल्पना करना कठिन है। जमाने से सूखी पड़ी हुई नदी में शिक्षा की बाढ़ आई है। देखकर मन पुलकित हो गया। पुलकित अर्थात मन बेहद खुशी से झूम उठा। देश भर में सर्वत्र, सर्वत्र यानी कि चारों तरफ, सर्वत्र जागृति की लहर है। ये लोग 3 चीजों को लेकर व्यस्त हैं: शिक्षा, कृषि और यंत्र। इन 3 रास्तों से संपूर्ण जातियों को हृदय, अन्न और कर्म शक्ति की संपूर्णता देखने के लिए ये तपस्या कर रहे हैं। हमारे देश की तरह यहाँ के लोग भी कृषिजीवी हैं। कृषिजीवी अर्थात कृषि पर जीवन निर्भर करने वाले। तो ये कृषिजीवी हैं, परंतु हमारे यहाँ की कृषि एक ओर से मूढ़ है और दूसरी ओर से असमर्थ, शिक्षा और शक्ति दोनों से वंचित। यानी कि हमारे यहाँ की कृषि में अभी शिक्षा की कमी है, इसे शिक्षा के तौर पर उन्नत बनाना होगा। हमारे देश में किसी समय गोवर्धनधारी कृष्ण थे, कृषि के देवता। उनके भाई थे बलराम हलधर। वह हल मनुष्य के यंत्र बल का प्रतिनिधि है। यंत्र ने कृषि को बल दिया है। आज हमारी कृषि में बलराम के दर्शन नहीं होते। वे लज्जित हैं। जिस देश में उनके अस्त्र में तेज हैं, वे वहीं चले गए हैं। रूस की कृषि ने बलराम को बुलाया है। उनके हल के स्पर्श से अलैया भूमि में प्राणों का संचार हो गया है। अर्थात ऐसा लग रहा है कि रूस की कृषि में तेजी से क्रांति आ गई है। सन 1916 में रूस में जो क्रांति हुई थी, उससे पहले इस देश के किसानों ने आधुनिक यंत्र को देखा भी नहीं था। वे तब भारतीय किसानों की तरह एकदम कमजोर और दुर्बल थे, भूखे थे, निसहाय थे, मूक थे। आज देखते देखते इनके खेतों में हजारों की संख्या में यंत्र काम कर रहे हैं। पहले ये लोग गरीब बेचारे थे, आज ये बलराम है। इन सब के पीछे यहाँ की शिक्षा पद्धति है। यहाँ शिक्षा पद्धति सजीव है। शिक्षा को जीवन के साथ जोड़कर रखा जाता है। शिक्षा को जीवन से अलग कर देने पर वह भंडार की चीज बनी रहती है, खासकर पेट भरने की चीज नहीं बनती। यहाँ आकर देखा कि इन लोगों ने शिक्षा में प्राण भर दिए हैं। इन्होंने घर गृहस्थी की सीमा से स्कूल की सीमा को अलग नहीं रखा है। यह जो कुछ सीखते सिखाते हैं, वह पास करने या पंडित बनाने के लिए नहीं, बल्कि मनुष्य बनाने के लिए ही सिखाते हैं। हमारे देश में विद्यालय हैं, लेकिन पुस्तकों की पंक्तियों का ऐसा बोझ लाद दिया जाता है कि फिर हम में मन को ठीक रास्ते पर चलाने की शक्ति ही नहीं रहती। मैंने कितनी बार अपने यहाँ के छात्रों से बात करने की कोशिश की है। इन सब के पीछे यहाँ की शिक्षा पद्धति है। यहाँ शिक्षा पद्धति सजीव है। सजीव यानी कि जो दिखती है। शिक्षा को जीवन के साथ जोड़कर रखा जाता है। शिक्षा को जीवन से अलग कर देने पर वह भंडार की चीज़ बनी रहती है, खासकर पेट भरने की चीज़ नहीं बनती। यहाँ आकर देखा कि इन लोगों ने शिक्षा में प्राण भर दिए हैं। उन्होंने घर गृहस्थी की सीमा से स्कूल की सीमा को अलग नहीं रखा है। ये जो कुछ सीखते सिखाते हैं, वह पास करने या पंडित बनाने के लिए नहीं, बल्कि मनुष्य बनाने के लिए ही सिखाते हैं। हमारे देश में विद्यालय हैं, लेकिन पुस्तकों की पंक्तियों का ऐसा बोझ लाद दिया जाता है कि फिर इसमें मन को ठीक रास्ते पर चलाने की शक्ति ही नहीं रहती। मैंने कितनी बार अपने यहाँ के छात्रों से बात करने की कोशिश की है, पर देखा उनके मन में किसी तरह का जिज्ञासु भाव है ही नहीं। अर्थात किसी तरह के जानने की इच्छा उनके अंदर बची नहीं है। उन्होंने जानना सीखा ही नहीं। वह सीखी सिखाई हुई विद्या को दोहराकर परीक्षा में अंक इकट्ठे करने में लग जाते हैं। रूस में शिक्षा पद्धति के संबंध में अनेक तरह के परीक्षण हो रहे हैं, यानी कि बहुत खोजें की गई हैं इसमें। उनके बारे में बाद में लिखूंगा। शिक्षा विधि के संबंध में रिपोर्टों और पुस्तकों से जाना जा सकता है।
लेकिन शिक्षा का चेहरा मनुष्य के भीतर प्रत्यक्ष दिखाई देता है। यह मैंने अपनी आंखों से देखा है। यहाँ पायनियर्स कम्यून के नाम से आश्रम स्थापित किए गए हैं। उन्हीं में से एक को देखने गया था। वहाँ प्रवेश करते ही देखा, यानी कि जैसे मैंने एंटर किया, देखा कि मेरे स्वागत के लिए दोनों और बालक बालिकाएं कतार में खड़े थे, यानी कि पंक्तियां लगाकर बालक बालिकाएं मेरा वेलकम कर रहे थे। वे मेरे चारों ओर ऐसे सट कर बैठ गए जैसे मैं उनका कोई अपना हूँ। वे सभी अनाथ थे, यानी कि उनके माता पिता नहीं थे, लेकिन उनके मुंह की ओर निहार कर देखा तो मालूम हुआ कि उनके चेहरे अनादर और असम्मान के कोहरे से ढके हुए नहीं थे। उनमें ना संकोच था और ना जड़ता। मालूम हुआ मानो सभी के हृदय एक प्रकार का प्रण है। सामने एक कार्य क्षेत्र है जिसके लिए वे हमेशा तैयार रहते हैं। मेरे किसी प्रश्न पर एक लड़के ने बताया, हम चाहते हैं कि देश में सभी आदमियों का समान स्वस्थ हो। हम लोग इस विद्यालय में उसी नीति पर चलते हैं। एक लड़की ने कहा, हम अपने को स्वयं चलाती हैं। हम सब मिलकर सलाम करके काम करती हैं, जो सबके लिए अच्छा है वही हमारे लिए ठीक है। एक दूसरे लड़के ने कहा, हम गलती कर सकते हैं। हम अपने बड़ों से सलाह लेते हैं। ज़रूरत पड़ने पर छोटे बच्चे हमसे सलाह लेते हैं और हमें सलाह की ज़रूरत हो तो हम अपने शिक्षकों के पास जाते हैं। हम सबसे समझ सकते हो कि इनकी शिक्षा सिर्फ किताबों तक ही सीमित नहीं है। मैंने उनसे पूछा, कोई अपराध करे तो उसके लिए क्या विधान है, अर्थात उसके लिए क्या कानून है? एक बच्चे ने बताया, हमारे यहाँ किसी तरह का शासन नहीं है, क्योंकि हम अपनी सज़ा आप ही लिया करते हैं। हम आपस में बातचीत करते हैं। किसी को अपराधी सिद्ध कर देना ही सज़ा है। इससे बढ़कर और सज़ा क्या होगी? वह भी दुखित होता है, हम भी दुखित होते हैं। बस झगड़ा तय हुआ। मेरे यह पूछने पर कि तुम्हारा कर्तव्य क्या है, उन्होंने कहा, अन्य देश के लोग अपने कामों के लिए धन कम चाहते हैं, सम्मान चाहते हैं। हम ऐसा कुछ भी नहीं चाहते। हम सबका हित चाहते हैं। हम गांव वालों को समझाते हैं कि देश के हालात कैसे हैं। इसके लिए पहले हमें स्वयं देश के हालात जानना समझना होगा। मैंने इन बच्चों का दैनिक कार्यक्रम देखा, यानी कि इनके रोज के कार्यक्रम मैंने देखे। वे सवेरे 7 बजे उठते, इसके बाद 15 मिनट व्यायाम करते, फिर नित्य क्रिया और कलेवा। कलेवा क्या होता है बच्चों? कलेवा का अर्थ होता है नाश्ता करना। उसके बाद वो नाश्ता करते थे और 8 बजे कक्षा लगती। 1 बजे थोड़ी देर के लिए खाने और विश्राम करने की छुट्टी होती। 3 बजे तक कक्षा होती रहती। सीखने के विषय हैं इतिहास, भूगोल, गणित, प्राथमिक प्रकृति विज्ञान, प्राथमिक रसायन विज्ञान, प्राथमिक जीवन विज्ञान, यंत्र विज्ञान, राष्ट्र विज्ञान, समाज विज्ञान, साहित्य, हाथ की कारीगरी, बढ़ई का काम, जल्दसाजी का काम, नए ढंग की खेती आदि। रविवार नहीं है। हम 5वें दिन छुट्टी रहती है, यानी कि हर 5वें दिन यहाँ पर छुट्टी रहती है। 3 बजे के बाद खास दिन की कार्यसूची के अनुसार बच्चे कारखाने, अस्पताल, गांव आदि देखने जाया करते हैं। देहातों में भ्रमण यानी कि घूमने, भ्रमण कराने की व्यवस्था की जाती है। रात का कार्यक्रम है, कहानियाँ पढ़ना, कहानियाँ सुनाना, तर्क करना, साहित्य और वैज्ञानिक सभाएं करना आदि। छुट्टी के दिन बच्चे अपने कपड़े धोते हैं, घर और आसपास की सफाई करते हैं आदि। तो विद्यालय में भर्ती होने की उम्र है 7-8 साल और विद्यालय छोड़ने की उम्र है 16 वर्ष। इनका अध्ययन काल हमारे देश की तरह लंबी लंबी छुट्टियों से पोला नहीं गया है, इसलिए थोड़े ही दिनों में ये बहुत ज़्यादा पढ़ सकते हैं। यहाँ की शिक्षा की एक बहुत बड़ी विशेषता है कि जो कुछ भी पढ़ाया जाता है बच्चे उसकी तस्वीर साथ साथ बनाते हैं। इससे पाठ का विषय मन पर चित्रित हो जाता है। चित्रांकन में हाथ सज जाता है, यानी कि बच्चे चित्रकारी भी इससे करना सीख जाते हैं और पढ़ने के साथ साथ रूप चित्रण का आनंद भी मिल जाता है। मुझे याद है अपने कुएं के लिए मैंने अमेरिका से एक वायुचल चक्र यंत्र मंगवाया था, जिससे कुएं के गहरे तल से पानी उठाता है। परंतु जब देखा कि लड़कों ने मन में ज़रा भी कौतूहल नहीं है, कौतूहल यानी कि उत्सुकता नहीं है, तो बहुत दुख हुआ। हमारे यहाँ भी तो बिजली के कारखाने हैं, कितने लड़के जाते हैं वहाँ उत्सुकता मिटाने। बुद्धि की जड़ता जहाँ है वहीं कौतूहल दुर्बल है। दुर्बल यानी कि कमज़ोर है। अर्थात अगर आपके अंदर उत्सुकता नहीं है किसी चीज़ को जानने के लिए तो आप दिन प्रतिदिन कमज़ोर होते जाएंगे, दुर्बल होते जाएंगे। किसी चीज़ को सीखने के लिए उत्सुकता का होना बेहद आवश्यक है। आपके अंदर जिज्ञासा होना बेहद आवश्यक है। जिज्ञासु बनिए, प्रेरणा लीजिए। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके जीवन में कुछ नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने ऐसे कारनामे कर दिखाए हैं जो हमारे लिए सम्माननीय हैं। तो हमें उनकी जीवन से सीख लेते हुए आगे बढ़नी चाहिए।
तो ये थी लेखक की रूस यात्रा। अब इससे संबंधित प्रश्न आ रहे हैं बच्चों। मौखिक अभिव्यक्ति का पहला प्रश्न, रूस के लोग किन 3 चीज़ों को लेकर व्यस्त हैं? किन 3 चीज़ों को लेकर वो व्यस्त रहते हैं? एक तो रहते हैं वो अपनी कृषि को लेकर व्यस्त, ठीक है, कृषि को लेकर, शिक्षा और यंत्र, इन 3 चीज़ों को लेकर वो व्यस्त रहते हैं। बाकी के प्रश्न आप स्वयं करेंगे। हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं बच्चों। हमारा अगला प्रश्न, लिखित अभिव्यक्ति का क सही उत्तर वाले गोलों को रंगिए। इसमें पहला वाक्य है, रूस की क्रांति कब हुई? रूस की क्रांति हुई थी 1916 में, ठीक है, तो डी वाला विकल्प सही है इसमें। बाकी के विकल्प आप स्वयं चुनेंगे। ख प्रश्न है बच्चों, रिक्सानों की पूर्ति करनी है। पहला वाक्य, देश भर में सर्वत्र जागृति की लहर है। इसी प्रकार बाकी के रिक्सान आप स्वयं पूर्ण करेंगे। ग, इसमें सही गलत का निशान लगाना है। पहला वाक्य है, रूस के लोग भी हमारे देश के लोगों की समान कृषि जीवी है। इस पर सही का निशान लगाइएगा और बाकी के सही गलत के निशान आप स्वयं लगाएंगे। घ में आपको पाठांश दिया गया है, अर्थात पाठ का एक अंश दिया गया है। इसे आपने 2-3 बार पढ़ना है और इससे संबंधित 4 प्रश्न हैं। इन प्रश्नों के उत्तर आपको इसी पाठांश में मिल जाएंगे, ठीक है। अब ड में आपको यहाँ पर प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। इसमें पहला प्रश्न आ रहा है, रूस घूमने के पीछे लेखक का क्या उद्देश्य था? तो रूस घूमने के पीछे लेखक का उद्देश्य था, लेखक यहाँ की शिक्षा पद्धति के बारे में जानना चाहता था। इसी प्रकार बाकी के प्रश्नों के उत्तर स्वयं दीजिएगा। कल्पना की उड़ान का प्रश्न आ गया है। अब शिक्षा में नैतिक तथा आध्यात्मिक मूल्यों का समावेश क्यों आवश्यक है? क्योंकि नैतिक मूल्यों से हम एक सही दिशा में हमारा मार्गदर्शन होता है और आध्यात्मिक के द्वारा हम ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए इनका समावेश होना बेहद ज़रूरी है, जिससे हम समाज के साथ सही तालमेल स्थापित कर पाएं। भाषा की बात, इसमें क्या करना है आपको बच्चों? इसमें हम फायर ब्रिगेड को भेज रहे हैं, वे सहायता को पुकार रहे हैं। पहले वाक्य में कर्म कारक है और दूसरे में संप्रदान, ठीक है। अब इसमें विभक्तियाँ कौन कौन सी किसकी होती है ये आपने बताना है। पढ़िए, पेड़ पर ही तो चढ़े हैं, ये जो इसमें रेखा किए हुए शब्द हैं, इन शब्दों को क्या कहते हैं? निपात। जैसे कि ही, ठीक है, भी, ये सारे क्या होते हैं? निपात वाले। निपात वाले शब्द किसे कहते हैं? जो बल प्रदान करते हैं, ठीक है। ये जैसे कि हम ये भी बोल सकते हैं, पेड़ पर तो चढ़े हैं, पेड़ पर ही तो चढ़े हैं। इससे वाक्य में क्या हो जाता है? बल प्रदान हो जाता है, तो ये बल प्रदान का कार्य करते हैं। ग, जिलसाज शब्द साजी लगाकर बना है। साजी लगाकर 4 शब्द और लिखिए। तो इसी प्रकार आप 4 शब्दों का निर्माण और कीजिएगा। घ, रंगीन शब्दों के विलोम शब्द लिखने हैं आपने, कठिन का सरल। ड, कुछ शब्द सुनने में एक से लगते हैं लेकिन उनकी वर्तनी अर्थात उनकी स्पेलिंग या अर्थ में अंतर होता है। ऐसे शब्द श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं, जैसे कि अन्न और अनाज। अन्य का अर्थ होता है दूसरा। च, कोष्ठक में लिखे शब्दों में से सही शब्द लिखकर वाक्य पूरे कीजिए। पहला वाक्य, यहाँ पहुंचकर नदी का डैश सहसा तेज हो गया। नदी का प्रवाह सहसा तेज हो गया। इसी प्रकार बाकी के रिक्सान स्वयं पूर्ण करें। विषय संवर्धक गतिविधियों में आपने करना है बच्चों, चित्रकारी का शिक्षा से क्या संबंध है, चित्रकारी के क्या क्या लाभ हैं, सोचकर उत्तर लिखिए। तो फटाफट सोचिए इसके बारे में और लिखिएगा। अगला प्रश्न, पाठ में रूस की 1916 की क्रांति का उल्लेख किया गया है। इतिहास की पुस्तकों में रूसी क्रांति के बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए और इस पर एक सजीव परियोजना तैयार कीजिए। बिल्कुल, रूसी क्रांति के बारे में तो आपके इतिहास की पुस्तकों में पढ़ाया जाता होगा, तो चलिए एक परियोजना तैयार कीजिएगा इसके लिए। तीसरा प्रश्न, अपने मित्र या परिवार के किसी सदस्य को अपनी किसी यात्रा का वर्णन करते हुए पत्र लिखिए। तो पत्र लिखिएगा इसमें। अगला प्रश्न, रूस का सांस्कृतिक वैभव या रूस और भारत के बीच संबंध जैसे विषयों पर निबंध लिखिए। तो दोनों का संबंध बहुत ही अच्छा है, इस विषय पर एक अच्छा सा निबंध लिखिए। लेखक परिचय हो जाए। अब लेखक परिचय लेते हैं हम। रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म 7 मई 1861 ईस्वी को एक समृद्ध परिवार में हुआ। बांग्ला अर्थात बंगाल के साथ साथ उन्होंने अंग्रेजी में भी साहित्य रचना की। इन्होंने साहित्य की निबंध, काव्य, कहानी, उपन्यास, नाटक आदि सभी मुख्य विधाओं पर साहित्य रचना की। गीतांजलि, करना मुझको क्षमा, भारत प्रशस्ति, जनगणमन, भारत का राष्ट्रगान आदि सभी काव्य हैं। काबुली वाला, प्रेम का मूल्य, भिकारिन आदि कहानियां हैं। इनकी प्रमुख ये रचनाएं हैं। इनके काव्य संग्रह गीतांजलि पर इन्हें सन 1915 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। 7 अगस्त 1941 को इनका स्वर्गवास हो गया। तो रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया अध्याय है जिसमें उन्होंने रूस की शिक्षा पद्धति के बारे में बताया है कि किस प्रकार वहाँ के बच्चों को व्यावहारिक ज्ञान दिया जाता है। उन्हें किताबों के बोझ तले नहीं दबाया जाता, वे हर चीज़ को प्रैक्टिकल तौर पर करते हैं जिससे उनको आम जीवन में इसे समझने में आसानी हो जाती है। तो बच्चों, आप समझ गए होंगे शिक्षा पद्धति का हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण स्थान है। शिक्षा हमारे जीवन को एक उन्नत दिशा की ओर ले जाती है। इसी उद्देश्य के साथ ये लेख आपके सामने था।
तो खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और इस पाठ का अभ्यास करते रहिए।